पुलिस अपनी हर प्रकार की बर्बरता राम भक्तों के साथ और कार सेवकों के साथ कर रही थी। जिस समय उस समय के तत्कालीन मुख्यमंत्री मौलाना मुलायम सिंह द्वारा जब ये घोषणा की गई कि परिंदा भी पर नहीं मार पाएगा तो बाहर से एकदम गोलीबारी शुरू हो गई। अब मैं बाहर भी नहीं निकल पाया और मैं उसमें फंस गया, तो एक मेरे पैर में गोली लग गई। झांसी के अंदर जो किले का मैदान है, जो बिपिन रावत पार्क के नाम से इस समय जाना जाता है, वहां पर मुलायम सिंह की बुद्धि के लिए बुद्धि शुद्धि यज्ञ कार सेवक कर रहे थे शांतिपूर्वक। पुलिस अचानक 8:30-9 बजे के लगभग आई और अपने जूतों से रौंद दिया उस पूरे यज्ञशाला को और हवाई फायरिंग कर दी। नमस्कार दोस्तों, मैं वैभव सिंह और आप देख रहे हैं बुंदेलखंड कनेक्शन। 22 जनवरी 2024 भारतवर्ष के इतिहास में एक बहुत महत्वपूर्ण दिन होने वाला है। एक और जहाँ 22 तारीख को फिर से दिवाली की तैयारी चल रही है, एक और पूरा भारत जहाँ राममय है, एक और जहाँ कोई अपने सर पर राम की चरण पादुकाएं लेकर निकल पड़ा है पैदल यात्रा पर यह अयोध्या तक के लिए। वहीं हमें इस ऐसे मौके पर कुछ देर ठहर कर ये देखना चाहिए, ये सोचना चाहिए कि इसके पीछे का संघर्ष क्या रहा, इसके पीछे कितना आंदोलन हुआ। आइए बात करते हैं हम एक ऐसे शख्स से जिन्होंने इस पूरे आंदोलन में बढ़ चढ़ कर न केवल हिस्सा लिया बल्कि अपने कुछ साथियों को भी खोया। बात करते हैं हमारे झांसी के पूर्व भाजपा के जिला अध्यक्ष प्रदीप सरावगी जी से। नमस्कार सर, स्वागत है आपका हमारे चैनल बुंदेलखंड कनेक्शन में। सर, आज जैसे पूरा भारतवर्ष राममय है, 22 तारीख की सबकी तैयारी चल रही है, एक बार फिर से 22 तारीख को एक दिवाली जैसा माहौल रहेगा। ऐसे में अगर हम पीछे जाएं और उन आंदोलन को याद करें, उस संघर्ष को याद करें, झांसी का क्या योगदान रहा? 22 जनवरी को अयोध्या में भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। पूरे देश में एक प्रसन्नता का और आनंद का माहौल है। पूरा देश, विशेष रूप से सनातनी इस देश के एक ऐसे उत्साह के साथ इस दिन का इंतजार कर रहे हैं जैसे मानो कि उनके घर में भगवान राम स्वयं आ रहे हों। पूरे देश में तैयारियां चल रही हैं, सजावट चल रही है, लोग अपने घरों को, प्रतिष्ठानों को सजा रहे हैं और 22 जनवरी का इंतजार कर रहे हैं। यह शुभ दिन बड़े लंबे संघर्ष और लड़ाई के बाद आया है। आपको मालूम है कि 1528 से ये संघर्ष प्रारंभ हुआ और सैकड़ों लोगों का, हजारों लोगों का इसमें बलिदान हुआ। 1986 के बाद विश्व हिंदू परिषद ने इस आंदोलन को अपने हाथ में लिया, जिसका परिणाम आज हम सबके सामने आया है। 30 अक्टूबर 1990 को विश्व हिंदू परिषद ने अयोध्या में कार सेवा करने की घोषणा की। उस समय के तत्कालीन मुख्यमंत्री थे मुलायम सिंह यादव, जिन्होंने घोषणा की इसके विरोध में कि अयोध्या में कार सेवक तो क्या, परिंदा भी पर नहीं मार पाएगा। कहते हैं झांसी इस कार सेवकों का एक बहुत बड़ा गढ़ माना गया। जब मुख्यमंत्री मुलायम सिंह ने ये घोषणा की कि परिंदा भी पर नहीं मार पाएगा, तो पूरे देश के अंदर एक आक्रोश का वातावरण हुआ और पूरे देश से कार सेवक अयोध्या की ओर चल पड़े। तो जो दक्षिण से आने वाले कार सेवक थे उनको झांसी में रोक करके गिरफ्तार किया जाता था, अस्थायी जेलों में बंद किया जाता था, जिसके कारण 1.5 से 2 लाख कार सेवक झांसी में 30 अक्टूबर तक आ गए और पूरी झांसी जो है कार सेवकों से पट गई थी। जहां देखो, जहां कार सेवक नजर आते थे, सभी स्कूल भर गए थे, धर्मशालाएं भर गई थी, जिसका परिणाम हुआ कि 28 अक्टूबर को की सायंकाल 8 बजे से प्रशासन ने झांसी को खुली जेल घोषित कर दिया था और 29 अक्टूबर की सुबह झांसी का जो नज़ारा था, सड़कों पर, स्कूलों में, हर जगह केवल कार सेवक नजर आते थे। कर्फ्यू जब लगा तो उसके बाद का क्या माहौल था? कैसे आप लोगों ने संघर्ष किया, आंदोलन किया? कर्फ्यू लगा है 30 अक्टूबर को, जो 30 अक्टूबर की विश्व हिंदू परिषद की घोषणा थी कि हम अयोध्या में कार सेवा करेंगे। तो वहां पूरा जो है पुलिस ने पूरा एकदम छावनी बना रखा था। अयोध्या को क्या, पूरे उत्तर प्रदेश को 10 दिन से बाजार, पूरा उत्तर प्रदेश लगभग बंद था और अयोध्या को लेकर के पूरे देश में जो गतिविधियां चल रही थी, तो अयोध्या एकदम छावनी बना हुआ था। 10 बजे वहां पर कार सेवक पुरम से निकले और
मंदिर की तरफ बढ़े कार सेवा के लिए, तो 10:30 बजे के लगभग हम पूरे देश ने देखा अंधाधुंध फायरिंग। मुल्ला मुलायम सिंह, जिनको हम लोग उस समय मुलायम सिंह को मौलाना के नाम से जानते थे, क्योंकि वो सब काम कर रहे थे जो बाबर और मीर वाकी ने किए थे, इसलिए हम लोग उनको मुल्ला मुलायम सिंह के नाम से पुकारते थे। और उन्होंने वहां पर गोलीकांड, उससे ठीक पहले जब अयोध्या में गोली चली, झांसी के अंदर जो किले का मैदान है, जो बिपिन रावत पार्क के नाम से इस समय जाना जाता है, वहां पर मुलायम सिंह की बुद्धि के लिए बुद्धि शुद्धि यज्ञ कार सेवक कर रहे थे शांतिपूर्वक। पुलिस अचानक 8:30-9 बजे के लगभग आई और अपने जूतों से रौंद दिया उस पूरे यज्ञशाला को और हवाई फायरिंग कर दी। वहां से हवाई फायरिंग करते हुए पुलिस खंडेराव गेट की तरफ आई और खंडेराव गेट पर कार सेवक इकट्ठे थे, एकदम आक्रोशित हो गए फायरिंग से, वो भी पत्थरबाजी करने लगे। तो एलवीएम में कार सेवक बड़ी मात्रा में थे, झांसी के सभी राम भक्त उनकी सेवा में लगे हुए थे। पुलिस खंडेराव गेट से फायरिंग करते हुए एलवीएम के अंदर घुसी, एलवीएम इंटर कॉलेज के हाँ, लक्ष्मीबाई मंदिर के अंदर, और वहां पर जो राम भक्त झांसी के सेवा में लगे थे, अंधाधुंध फायरिंग उनके ऊपर कर दी, जिसमें लगभग 100 से ज्यादा लोग उसमें घायल हुए। और वो फायरिंग का आप ऐसे समझ लीजिए कि हमारे साथ जो यहाँ पे खड़े हुए हैं, एक जन को आशिक चौराहे पर गोली लगी थी और एक जन को होटल फोर्ट व्यू पर गोली लगी थी। होटल फोर्ट व्यू और आशिक चौराहे के बीच में लगभग 1.25 किलोमीटर का फासला है, मतलब इतने लंबे क्षेत्र में पुलिस अंधाधुंध फायरिंग कर रही थी। 2 बजे के लगभग कर्फ्यू घोषित हुआ, 2:30-3 बजे के लगभग सेना के हवाले झांसी को कर दिया गया और लगभग 4 दिन झांसी में ये कर्फ्यू रहा। स्कूल कॉलेजेस सब बंद कर दिए गए, लंबे समय के लिए बंद कर दिए गए। हाँ, सब ये 3-4 दिन जब कर्फ्यू रहा तो स्वाभाविक रूप से सब बंद हो गए और कार सेवकों को वापस, पूरे देश की भी योजना थी और कार सेवक अपने गंतव्यों के लिए वापस रवाना हो गए। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि 30 अक्टूबर और 2 नवंबर की भी बाद में जो घटना हुई, इसमें हमारे साथ वो लोग भी हैं जो लोग झांसी से सैकड़ों की संख्या में अयोध्या के लिए यहाँ से रवाना हुए, लेकिन रास्ते में विभिन्न स्टेशनों पर पकड़ लिए गए। लेकिन हमारे 4 कार्यकर्ता झांसी के, जो अयोध्या किसी प्रकार से गाँव में होते हुए, जंगलों में होते हुए, रात दिन पैदल यात्रा करके अयोध्या पहुंचने में सफल हुए थे और 30 अक्टूबर के गोलीकांड में और 2 नवंबर की गोलीकांड के प्रत्यक्षदर्शी बने, स्वयं वहां पर उस संघर्ष को उन्होंने देखा और झेला है। शहीद वहां पर, हाँ, 30 अक्टूबर को जैसे गोली एलबीएम में चलाई तो एक हमारा साथी जगत अग्रवाल, जो यहीं पड़ोस में ही रहता है, वो भी कार सेवकों की सेवा में लगा हुआ था, उसको पेट में गोली लगी। हम लोगों ने उसको उठाया और थोड़े से आगे बढ़े थे, बस 10 कदम बढ़े कि उसके मतलब वहीं पर उसके प्राण निकल गए। मौके पर ही हाँ, मौके पर ले गई तो पुलिस इतनी कस के फायरिंग कर रही थी कि हम लोगों ने भी उसको वहीं पर छोड़ दिया। बाद में फिर पुलिस आई, पुलिस ले गई। दूसरे दिन उनके घर वालों को पता लगा कि वो शहीद हुआ है और गोली लगी है उसको। हम लोगों ने अभी एक और भी हमारा प्रण था कि जैसे मंदिर निर्माण की घोषणा हो जाएगी जिस दिन भी, उसके बाद की जो तिथि होगी 30 अक्टूबर, उसी 30 अक्टूबर को हम इसी स्थान पर जगत अग्रवाल की मूर्ति लगाएंगे। तो आपने देखा कि झांसी के अंदर खंडेराव गेट पर जहां पर वो शहीद हुआ था, 30 अक्टूबर का दिन था, वही स्थान था और उसका बलिदान भी सार्थक हो गया था, इसलिए उस स्थान पर मूर्ति लगाई। शायद पूरे देश के अंदर पहले किसी शहीद कार सेवक की मूर्ति किसी चौराहे पर लगी है। सर, कहते हैं उस समय के जो लोग हैं वो बताते हैं कि अगर जो कार सेवक थे वो अगर अपने साथियों को, जो लोग बाहर से आए हुए उनको खाना देने जाते थे, अगर उनके हाथ खाना लग जाता था तो खाना छीन लेते थे, खाना नहीं पहुंचाने देते थे। क्या हुआ था जीआईसी में? पुलिस अपनी हर प्रकार की बर्बरता राम भक्तों के साथ और कार सेवकों के साथ कर रही थी। जिस समय उस समय के तत्कालीन मुख्यमंत्री मौलाना मुलायम सिंह द्वारा जब ये घोषणा की गई कि परिंदा भी पर नहीं मार पाएगा, तो राम भक्त जो इस काम में लगे हुए थे, अपने घरों से फरार रह करके, बेस बदल करके कार सेवकों की सेवा करते थे, क्योंकि घरों पर छापेमारी पुलिस की हर समय होती ही रहती थी, जिस वजह से हम लोग अपने घरों पर नहीं रह पाते थे। झांसी में पहली गिरफ्तारी 11 अक्टूबर को हुई थी, जब रामचला आई थी
तो ललितपुर रोड से आई और वो इलाहाबाद बैंक चौराहे की तरफ हो रही थी। तो इलाहाबाद बैंक चौराहे पर शिला पूजन का कार्यक्रम चल रहा था। सारे झांसी के कार्यकर्ता वहां इकट्ठे थे और पुलिस ने अचानक एकदम लाठीचार्ज किया और ज्यादातर कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी 11 अक्टूबर को हमारे झांसी के प्रमुख लोगों की हो गई थी, जो झांसी की जेल में उरई, ललितपुर में देखे आपने देखा उरई जेल के अंदर किस तरीके का पुलिस ने लाठीचार्ज किया। हमारे बड़े कार्यकर्ता रवीन्द्र शुक्ला जी, राजेंद्र साहब सक्सेना जी, जगदीश निरंजन जी, किस तरीके से पुलिस ने उनको मारा था बिछा करके। संजीव दुबे जो 16 साल का था और गिरफ्तार करके पुलिस उसको ले गई उरई जेल के अंदर और बुरी तरह से पटक पटक के जेल के अंदर मारा। जेल में अत्याचार बर्बरता पुलिस की असीमित थी। 30 अक्टूबर को जीआईसी में जो कारसेवक भर्ती थे वहां पर अच्छी तरीके से सुबह सुबह भजन कर रहे थे और पुलिस पहुंची कि ये इतना जलपान ये सब काय के लिए रखा है। तो लोगों ने, कारसेवकों ने बताया कि आज एकादशी है, जैसे ही शुभ समाचार अयोध्या से प्राप्त होगा कार सेवा का, उसके बाद ही हम लोग इस प्रसाद को ग्रहण करेंगे। तो पुलिस ने बस एकदम गाली गलौज करते हुए और रौद्र रूप में आ गई पुलिस कि कोई अयोध्या में कार सेवा नहीं होने वाली, कोई कार सेवक अयोध्या में पहुंच भी नहीं पाया है, कुछ नहीं हुआ। और पूरे प्रसाद को 2 टंकी खीर रखी हुई थी ऐसे ही फैला दिया और कारसेवकों पर वहां भी लाठीचार्ज किया। तो जहां पुलिस पूरी बर्बरता पर उतारू थी। हमारे साथ 30 अक्टूबर को जब गोलीकांड हुआ, ऐसे व्यक्ति हैं जिनको खुद गोली लगी। सर आप बताएं उस समय क्या माहौल था? आपको गोली लगी उस समय क्या माहौल? भैया ऐसा था कि लक्ष्मी व्यायामशाला में कार सेवक चल रही थी और कार सेवक आए हुए थे। उनके लिए चूँकि हम खाना बनाने का काम करते हैं शुरू से, तो खाना बना के उनको भोजन व्यवस्था कर रहे थे। अचानक से पुलिस वहाँ पर आई और खदेड़ा फायरिंग, अनाधुनिक फायरिंग करी। फायरिंग करने के बाद हम लोग वहाँ से निकले तो होटल फोर्ट व्यू के पास हमारे पैर में गोली लग गई और हम अचेत अवस्था में वहीं पर मूर्छित हो गए। कितनी देर बाद आपको पुलिस द्वारा हॉस्पिटल ले जाया? कुछ पुलिस द्वारा तो नहीं, मगर कुछ लोग थे हमारे संग साथी पहचान के मिल गए, वो हमें उठा के सिविल हॉस्पिटल ले गए। सिविल हॉस्पिटल से हम मेडिकल पहुँचे, जहाँ पर हम करीब 1 साल हम वहाँ पर एडमिट रहे मेडिकल। हमारे साथ एक ऐसे भी शख्स है उनको गोली लगी और बाद में उनका पैर काटना पड़ा। आइए बात करते हैं उनसे। बाबूजी क्या शुभ नाम है आपका? राम प्रकाश अग्रवाल। राम प्रकाश जी, आपने अपना एक पैर खोया उस कार सेवा के दौरान, क्या एक्सपीरियंसेस हैं आपके? देखिए, मैं उस समय व्यायामशाला में कार सेवक के रूप में भोजन प्रसादी वितरण कर रहा था। तो भोजन प्रसादी हमको तो पता ही नहीं था कि बाहर क्या माहौल हो रहा। तो मालूम पड़ा कि बाहर से एकदम गोलीबारी शुरू हो गई। अब मैं बाहर भी नहीं निकल पाया और मैं उसमें फंस गया। तो एक मेरे पैर में गोली लग गई। वहाँ पर एक कोई मिलिट्री वाले थे सज्जन, तो उनकी मोटरसाइकिल से वो तुरंत मेरे को मेडिकल ले गए। वहाँ पर मेडिकल में डॉक्टर काला, उन्होंने तुरंत जो है ट्रीटमेंट शुरू कर दिया। आप देख सकते हैं मानने वाले समय भावुक, उस समय को सोचकर आज भी भावुक हो रहे हैं। फिर खैर आपका कैसे? तो इसके बाद जो है हमको सजेस्ट किया कि अगर यहाँ इलाज नहीं मिल जाए तो आप बॉम्बे चले जाए। तो मैं बॉम्बे चला गया। वहाँ भी कोई फायदा नहीं हुआ, मेरा पैर काट दिया। आपका पैर काट। हमारे साथ कुछ झांसी के ऐसे कार सेवक भी हैं जो अयोध्या पहुंचने में उस समय सफल रहे थे। वहां उनकी गिरफ्तारी हुई और एक लंबे समय के बाद जब सारे कार सेवक छोड़े गए तो सबसे अंत में फैजाबाद जेल से कार सेवकों को रिहा किया गया। हमारे साथ हैं अग्रवाल जी और सक्सेना जी। अग्रवाल जी नमस्कार। यात्रा आपने कैसे की उस समय जब ऐसा माहौल था और कैसे पहुंचे, कुछ उसके बारे में आप बताएं। सबसे पहले हमारे मित्र प्रदीप जी, हम लोग कॉलेज में साथ में पढ़ते थे। तो प्रदीप जी से झांसी में जो कार सेवक निकल रहे थे तो हमने इनसे कहा कि मुझे भी कार सेवा करना है जी। तो इन्होंने कहा ठीक है, 2-3 लोग और भी बोल रहे और साथ में चले जाना। तो मैं गया
तो यहाँ से अयोध्या के बाद फैजाबाद से पहले सारी ट्रेनें रोक दे रहे थे गांव वाले, और हम लोगों को मतलब जत्थे में अपने अपने गांव ले जा रहे थे। तो उन्हीं के गांव, मैं भी एक गांव में गया, वहाँ 12-13 दिन रुके। उसके बाद कार सेवा का जब दिन था, उसके एक दिन पहले हम लोग खेतों से अयोध्या पहुँचे सारे लोग। तो अयोध्या में घुसते ही साथ 2-3 बार तो हम लोगों को जंगल में छोड़ आए 20-30 किलोमीटर दूर। तो वहाँ से फिर हम लोग पैदल चल के आ जाते थे। और जिस दिन कार सेवा होना थी, अशोक सिंघल जी आगे थे, कोठारी बंधु उन्हीं के साथ पास ही में थे, उन्हें हम लोग उससे करीब 100 मीटर पीछे थे। तो हमारे सामने ही मतलब गोली कांड हुआ, तो भगदड़ मच गई सारी। और उसके बाद फिर क्या है कि हम लोगों को पकड़ के फिर फैजाबाद जेल में बंद कर दिया गया। उसके बाद हमको करीब 9 तारीख को छोड़ा गया वहाँ से। और वहाँ कुछ लोकल के समाज सेवी भी थे, उन्होंने आए वहाँ से, वो पोस्ट कार्ड वगैरह लिखवाते थे हम लोगों से और घर भिजवाते थे। तो क्या वो पोस्ट कार्ड समय से घर पहुंचे? नहीं, वो समय से नहीं, हमारे आने के बाद वो घर पहुँचे हैं। और भाई जी हमारे घर जाते थे, हमारे मम्मी पापा को काफ़ी सांत्वना देते थे। सर, क्या एक्सपीरियंस रहा आपका? एक्सपीरियंस तो बहुत बढ़िया रहा। भगवान राम की कृपा से सब बढ़िया, अच्छा महसूस हुआ। आप लोगों के उस संघर्ष को देखें और आज जब ये होने जा रहा है, कैसा महसूस? वो संघर्ष काल था और ये प्रसन्नता का काल है। दोनों में बस यही है कि उस समय में ऐसा लगता था जैसे हम मिनी पाकिस्तान में प्रवेश कर रहे हो, भारत छोड़ दिया हो, जब हम अयोध्या की ओर जा रहे थे। क्योंकि अयोध्या के बाद हमने इतनी कठिनाइयों का सामना किया। सर्द ऋतु में तालाब से होकर के गुजरना, पुलिस पीछे पड़ी हुई है, खेतों में छिपे रहना, बड़ी स्थितियां गंभीर थी। ऐसा लगता था कि हम भारत में नहीं है, बल्कि हम शायद सीमा पार कर चुके हैं, पाकिस्तान में प्रवेश कर रहे हैं। आज हम 22 जनवरी को दिवाली के रूप में मनाने जा रहे हैं, लेकिन पीछे का संघर्ष बड़ा भयावह है। नमस्कार, मैं वैभव सिंह और आप देख रहे थे बुंदेलखंड कनेक्शन।